डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। उम्मीद है कि आपकी जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान है कि जो कक्षा 11 या वर्ग 11 से 12 के लिए है उसकी तैयारी बेहतर चली होगी। ये जो समय आपका बेहद क्रूशियल है, बेहद सेंसिटिव है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है कि पेपर कभी उसका डेट नहीं आ रहा और कुछ पेपर होना था तो उसमें भी कुछ पोस्टपोन्ड हो गया। तो तमाम छात्रों के बीच में चाहे या फिर आपका जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब में ये ऊहापोह की स्थिति में कि एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये सलाह दूंगा आपको कि इस ऊहापोह को या उलझन को या कन्फ्यूजन को आप छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल होना ही है। नेगेटिविटी से दूर रहिए। बस आपका फोकस इतना ही होना चाहिए कि रोज़ आप अपना जो शेड्यूल बनाए हैं रोज़ आप पढ़ते रहें। रोज़ पढ़िए 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि व्यवस्थाएं सरकार की व्यवस्थाएं, क्योंकि अभी बीच में बीपीएससी के जो वहाँ के लोग नियोजित अध्यापक थे उनकी परीक्षा थी सक्षमता की, उसी में विभाग व्यस्त हुए, इस वजह से थोड़ा सा इसको लेट हुआ और परीक्षा बेहद जल्द हुई। ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में, नहीं अप्रैल तो मई में होगी। ये बीपीएससी है, बीपीएससी चाहे तो आपका परीक्षा सब कुछ एक हफ्ते में करा सकती है। ठीक, तो छोड़ दीजिए ये मत सोचिए कि 1 महीने बाद होगी 2 महीने, कुछ नहीं, कभी भी हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आइए उसी क्रम में हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और तमाम सॉल्व पेपर, तमाम मॉडल पेपर और जो 5 ऑप्शन वाला वो है उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो आइए सॉल्व करते हैं सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। थोड़ा सा इसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपका समय कम लगे। कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। ठीक, यानी अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था, यानी विभाजन नहीं, एकलवादी सिद्धांत का इसी को बोलते हैं अद्वैतवादी। तो इसका प्रमुख प्रवक्ता कौन था? ये थे आपके कौन? जॉन ऑस्टिन। और इनकी बेहद फेमस पुस्तक कौन सा? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है कौन? तो है आपके लॉक महोदय, क्योंकि ये समझौतावादी विचारक है। आपको अगर ऑप्शन में देखेंगे ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो ये तीनों एक जैसे, लेकिन ये समझौतावादी विचारक है तो कैसे विकासवादी सिद्धांत में विश्वास करेगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि सेवाइन के अनुसार वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? कौन था वो? तो था आपका मैकियावेली। और मैकियावेली वह दार्शनिक था जिसने राज्य को आधुनिक अर्थ प्रदान किया। मैकियावेली ने राज्य को नैतिकता और धर्म से परे कर यथार्थवादी बनाया। ये मैकियावेली का कोट है, मैकियावेली के बारे में सेबाइन का कोट है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किसे अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है? लेसेस फेयर की पॉलिसी किसको कहेंगे? कौन सा सिद्धांत है? तो है आपका व्यक्तिवाद को भी हम हस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें से कथन जो सही है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, प्लेटो। इसमें सावी सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन है? एक तो आपका शुरुआत में कौन है? प्लेटो, उसके बाद अरस्तु है, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर। इस सब क्या राज्य को सावी रूप देते हैं, यानी जीवित रूप प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता पितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है या रक्षार्थ हुआ है? ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये किसने कहा है? तो आप सबको पता है। तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। लॉक कहता है कि लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति। और संपत्ति जो उसको सबसे महत्वपूर्ण माना, इसी में बाकी दोनों को शामिल किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है सर्वहारा का अधिनायकत्व
मार्क्स के सिद्धांत का सार है, ये किसने कहा था? तो ये कथन है आपका लेनिन महोदय का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र एवं परिधि की अवधारणाएं मूल मंत्र हैं, समझने के लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि आश्रित या डिपेंडेंसी सिद्धांत, परिधि की मूल अवधारणाएं केंद्र परिधि किस सिद्धांत की? तो डिपेंडेंसी थियरी की मूल अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक या संघीय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघीय व्यवस्था में अनिवार्य रूप से में द्वितीय सदन होती है। बाइकैमरल होता है, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 10 यह किसने कहा? प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, किसका कथन था? तो ये कथन था आपका रूसो, बेंथम, मिल या अब्राहम लिंकन। तो ये कथन है जेरेमी बेंथम, जो कि आपका उपयुक्तवाद का जनक है। क्वेश्चन नंबर 11 अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार आपसे पूछा जाता है। जॉन लॉक, रॉल्स या जॉन ऑस्टिन या प्लेटो? तो ये पुस्तक जॉन रॉल्स की है और 1971 में ये प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 12 भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो आगरा एग्रीमेंट है या आगरा अकॉर्ड जो है, ये आपका 2001 में हुआ। फिर आपका जो ताशकंद समझौता हुआ, ये 1966 में हुआ। और लाहौर एग्रीमेंट जो है आपका 1999 में हुआ। और जो शिमला समझौता है, ये 1972 में हुआ। तो इस हिसाब से आप मैच कर लीजिए, देखिए कि आंसर क्या होगा। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन सा आएगा? ताशकंद, फिर शिमला, फिर लाहौर, फिर आगरा के अकॉर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 उदारवाद का प्रतिवाद है, यानी उदारवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा सिद्धांत है? ये उदारवाद के विरोध में कौन सा आया? ठीक, तो यह आपका समाजवाद, सी। विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता है, कथन किससे संबंधित है? यानी कानून के क्षेत्र में अनुचित जैसा आदेश कुछ भी नहीं होता है, किसका कथन है ये? बताइए। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय संप्रभुता के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि जनता का शासन एक कल्पना या मिथ्या है, अल्पसंख्यक का शासन वास्तविकता है या हकीकत है? ठीक, किसने कहा? बताइए। ये किसका कथन है? तो ये कथन आपका एलिटिस्ट थियरिस्ट का, यानी अभिजनवादियों का। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? बेहद महत्वपूर्ण है। सत्ता के पीछे की सत्ता बोलते हैं कई लोग इसको, या शक्ति के पीछे की शक्ति किसको बोलते हैं? राजनीतिक दलों को किसने कहा है? तो ये कहें आपके लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। 17 आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक दलीय व्यवस्था का सर्वप्रथम उदय आपका कहाँ हुआ था? गलती से भी आप इंग्लैंड न लगा दीजिएगा। सबसे पहले कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दबाव निम्न में से एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है, यानी जो प्रेशर ग्रुप्स की कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसकी विशेषता क्या है? लॉबिंग है, हितों का संभरण है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, ये तीनों ही दबाव समूह की विशेषता। लेकिन चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होना या भाग लेना, चुनाव करना उनकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है, यह किसने कहा? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है स्वतंत्रता के बारे में। ठीक, और जाने माने आपके विचारक हैं। तो ये कथन है आपका TH ग्रीन का, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्ति करने वाली संरचनाओं की वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो आमंड ने दबाव समूहों को चार प्रकार की श्रेणी में वर्गीकरण किया। कौन? समुदायात्मक यानी क्या मतलब कि एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनामिक है और इंस्टीट्यूशनल है, यानी समुदायात्मक, असमुदायात्मक और
प्रदर्शनकारी होते हैं और एक संस्थात्मक होते हैं। तो इसमें से कौन सा ही शामिल नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो प्रजाति नहीं है, तो ऑप्शन सी। 21 प्रजातंत्र का नौ उदारवादी सिद्धांत है। प्रजातंत्र का जो न्यू लिबरलिस्ट थियरी है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कांग्रेस सिस्टम पद या कांग्रेस सिस्टम शब्द का निर्माण या सृजन किसने के द्वारा किया गया, किसने किया? ये जो शब्द है बेहद महत्वपूर्ण है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी है। तो किसके? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रजनी कोठारी के द्वारा कांग्रेस सिस्टम शब्द का यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हॉब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया, यह किसका कथन है? ठीक, तो ये कथन किसका है? लास्की, सेबाइन, विलोबी या बार्गर का। तो ये कथन होगा आपका जी.एच. सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण की वकालत की। तो शक्ति पृथक्करण की वकालत क्यों की उसने किया स्वतंत्रता के लिए, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 यह किसका कथन है कि कठोर या अनमनीय और नमनीय संविधानों में अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का है। यानी कठोर संवैधानिक मतलब जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन उन संविधानों में अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का है। यह कथन किसका है? ठीक, तो इसका आंसर होगा आप ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर होगा ये कथन है आपका फाइनल महोदय का। अगला प्रश्न 26 निम्नलिखित कथन किसका है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता से अधिक स्वतंत्रता में अधिकार नहीं थे। याद रखिएगा, इसको आप अधिकार कीजिए, स्वतंत्रता में अधिकार नहीं थे और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये कोट है आपका किसका? टी.एच. ग्रीन महोदय का। 27 सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। जो सामुदायिकतावाद है किसकी प्रमुख धारा है? उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की या प्रत्ययवाद की? ये है प्रत्ययवाद की एक प्रमुख धारा है, डी। क्वेश्चन नंबर 28 दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी के का कथन है, ये सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संघवाद का बल यानी भारतीय संघवाद जो इंडियन फेडरलिज्म है किस पे फोकस करते हैं, किस पर ज़्यादा बल देता है? ठीक, तो इसका आंसर होगा क्या? तो भारतीय संघवाद राष्ट्र की एकता पर ज़्यादा फोकस करता है। 30 देखिए विपक्ष का कर्तव्य है कि वह कुछ भी प्रस्तावित न करे, हर बात का विरोध करे और सरकार को बाहर कर दे। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स, लॉवेल, लॉर्ड ब्राइस या टॉइनबी? ये कथन है A.R. लॉवेल का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत में संविधान की मूलभूत संरचना यानी बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो भारत में जो संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे या मूलभूत ढांचा, उसका जो सिद्धांत उस सिद्धांत का जो स्रोत है वो है आपका क्या कि न्यायविदों के मत, जितने जस्टिस हुए, जितने न्यायमूर्ति उनका मत है ये। 32 देखिए नमनीय परिवर्तनशील संविधान वह है जो यानी जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है किसे बोलेंगे आप? तो है आपका कि जो आंसर बताइए कि परिवर्तनीय संविधान या नमनीय संविधान या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से संशोधित होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील संविधान या नमनीय संविधान। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छे शासन की अवधारणा को प्रमुखता मिली इन गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है किस बात पे किस वजह से प्रमुखता मिली या कब प्रमुखता मिली? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है उसकी प्रमुखता कब मिली? शीत युद्ध की समाप्ति पर। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 A 32 से 14। तो मौलिक कर्तव्य जो 51A में शामिल है अनुच्छेद भाग 4 क में, और इसमें कुल कितने हैं? 11 अनुच्छेद हैं।
35 कि भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है कौन सा, किस मामले में दोनों संघवाद, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद समान है, बताइए। तो याद रखिएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद के विषय में दोनों में समानता पाई जाती है, क्यों, क्योंकि भारत तथा अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वो केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कर सके। 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी आपको जानना चाहिए बिल्कुल। और बार बार पंचायती राज व्यवस्था का जो है ये आपका बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो आरक्षण क्या है, 1/3 ऑप्शन बी होगा, लेकिन बिहार प्रांत में कितना आरक्षण है महिलाओं के लिए, 50%, भी याद रखिएगा। 37 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। आम बहस किस स्तर पर होती है, तो याद रखिएगा जो आम बहस होता है वो कब, तो द्वितीय वाचन में होता है। 38 देखिए, भारतीय संविधान सभा में लक्ष्य प्रस्ताव यानी इसी को उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक, किसने प्रस्तुत किया था, तो भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो है आपके पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। 39 कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, केटी शाह, एंथनी मुखर्जी या बी.एन. राव। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके संविधान सभा के, बी.एन. राव थे, डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, कौन मनोनीत करता है, जो पीएससी का अध्यक्ष होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो है आपके जो स्पीकर होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 32 में, जिसको अंबेडकर साहब ने कहा कि भारतीय संविधान का क्या है, आत्मा है, ठीक। और ये तो सुप्रीम कोर्ट में है, ये अनुच्छेद 32 में, और राज्य 226 में भी मिला ये अधिकार, ठीक। 42 क्वेश्चन नंबर 42, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन होता है किसके द्वारा, संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस विभाजन कैसे होगा, तो संविधान द्वारा होता है। डियर स्टूडेंट, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग ये बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए जो वर्ग 11 से 12 है, कक्षा 11 से 12 के लिए जो आप तैयारी करोगे उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये इस प्रैक्टिस सेट का 9वां सेट है। लगभग हम लोग अब तक कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके, कई सॉल्व पेपर, कई मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें भी हम लोग जो कहीं नहीं हो रहा है 5 ऑप्शन वाले भी मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। जैसे बीपीएससी ABCDE ऑप्शन लेता है, उन आधारों पर प्रश्नों को सेट किया गया है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जो और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और भी जो आपके 5 ऑप्शन वाले उसको भी हम लोग कल या परसों फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपको PDF की आवश्यकता है वो भी याद रखिए, पेड PDF की, तो आप जो ये मोबाइल नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। और प्लीज़ देखिए, जो हम लोग साथ 1-2 लोग लगे हैं, टीम है, और वो लोग अपना काम करते हैं, तमाम चीज़ सेट करते हैं, तो भी जैसे उनको भी कुछ इनकम चाहिए, तो इसलिए हम लोग ये करने, तो हम लोग करते नहीं, इसलिए आपसे सपोर्ट बस इसलिए मांग रहे हैं, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग लालच में करें, लेकिन हाँ कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं या साथ में इंगेज हैं, तो उनको चाय पानी खर्चा के लिए, बस और कुछ नहीं। और प्लीज़ हम लोगों को मतलब सपोर्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको शेयर करके या सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके भी आप कर सकते हो, उतना हम लोगों के लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, याद रखिए कौन थे वो, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था, यानी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता, प्रमुख समर्थक कौन हुआ, तो हुआ आपका कौन, तो हुआ आपके लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की।
क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब, तो वित्तीय आपातकाल कब लागू होगा, याद रखिए 360 के द्वारा, अनुच्छेद 360 के द्वारा, लेकिन कब घोषित किया जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब देश गंभीर कठिनाइयों में हो, ठीक, तभी आप वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन हो, नागरिक अधिकार हो और सीमित शासन हो। ये सभी आपके क्या है? संविधान प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, सीमित शासन या विपक्ष की उपस्थिति, ये सब इसमें आपका शामिल होता है। तो ऑप्शन डी होगा, 1 2 3 4 सभी सही हैं। 47, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित है? ये पंचायत का जो कंसेप्ट है किस भाग में ये निहित है? आपसे भाग पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा शामिल है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की संकल्पना का उदय हुआ, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई? किसके विचारों से, कौन प्रेरित थे? तो ये थे आपके वुड्रो विल्सन के विचारों से। क्वेश्चन नंबर 49, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक, तो विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा जो अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है समानों से समान व्यवहार करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूएस से। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण यानी रिव्यू या पुनर्विचार की शक्ति प्राप्त है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, आप रट लीजिए, कैसे भी भूलना नहीं है। कौन सा होगा? 135, 36, 37 या 38? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार ऐसा प्रावधान है। 51 देखिए, समाजवादी राज बल देता है, तो जो आपका सोशलिस्ट स्टेट है किस पर बल देता है? तो वो देता है आपके आर्थिक सुरक्षा पर, आर्थिक सुरक्षा पर बी। क्वेश्चन नंबर 52, ये मैच करना आपको, संवैधानिक रूप से विकेंद्रित संघ है या कहाँ मैच करेंगे इसको? कुछ संघीय गुणों के साथ संघ जो है तो संवैधानिक रूप से विकेंद्रित संघ आपका जो है ये है आपका यूके। कुछ संघीय गुणों के साथ संघ जो है वो आपका भारत है। परिसंघ जो है आपका किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। और महासंघ जो है आपका कौन है? यूएसए है। ठीक, तो आप इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो होगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में क्या हो सकता है? ठीक, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक, 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये 179 में ऐसा व्यवस्था है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उसका जो मूल बिंदु है या क्या किस पर फोकस करता है? तो उसका मानना है कि राज्य क्या है? तो राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है। 55 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची का समावेश किया गया? इसको नवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत, याद रखिए पहले संविधान संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1951 में। ठीक, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता विषयक मामले को संदर्भित किया जा सकता है। और किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता का मामला है तो उसको किसके लिए संदर्भित किया जा सकता है? उसको कौन किसके लिए पुनर्विचार के लिए रखा जा सकता है? तो है आपके महामहिम राष्ट्रपति महोदय। 57 कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? समाजवादी, संघवादी, राजकतावादी या बहुलवादी?
तो जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उनको बहुलवादी कहते हैं, जैसे कि लास्की है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? ठीक, तो देखिए ऑप्शन, तो ये हॉब्स, मिल, बेंथम या ग्रीन, कौन है यांत्रिक अवधारणा का समर्थक, कौन सा नहीं है? हॉब्स है, बेंथम है, ग्रीन है, लेकिन एक मिनट सॉरी, इसमें हॉब्स मानता है कि राज्य का निर्माण कौन किया? व्यक्ति ने किया, बेंथम ने भी, मिल ने का भी ये मानना है। प्रश्न पूछा है कि राज्य कौन सा विचारक मानता है कि राज्य का निर्माण यह यांत्रिक सिद्धांत नहीं है? तो है आपके ग्रीन। ठीक, यांत्रिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। 59 कि भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? किसमें? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रतिपादन किया? ये अब क्वेश्चन जनरल सा हो गया है, आम सा हो गया, बेसिक हो गया, आपको आना ही चाहिए, ये भूलना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 61 देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान पहली बार किस वर्ष लागू किए गए? तो याद रखिए, देखिए आपको क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज किया जा रहा है। आज तक वित्तीय आपातकाल 360 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 आज तक लागू हुआ ही नहीं, तो डी आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा आलेख गलत नजरबंदी के मामले में जारी किया जा सकता है या किया जाता है? आलेख मतलब जो आपका अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो 5 रेट मिलते हैं उसी को कहते हैं आलेख। ठीक, या लेख भी बोलते हैं। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, किसी व्यक्ति को गलत नजरबंदी की जांच करना। 63 देखिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, कौटिल्य ने किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? तो है कर्तव्य से संबंधित। 65 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये भी क्वेश्चन अमूमन आपसे बार बार पूछा जाता है, लोग कई कन्फ्यूजन के कारण इसको गलत कर देते हैं। तो अनुच्छेद 335 के अनुसार भी राइट आंसर होगा। सूरत की फूट हुई, अब सूरत अधिवेशन समझिए या जो कांग्रेस में फूट कब हुई, देखिए कैसे इसने आपको कन्फ्यूज कर दिया। तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में सूरत एक कांग्रेस में फूट पड़ी, जिससे जो कांग्रेस संगठन, कांग्रेस पार्टी थी, आईएनसी थी, वो दो धड़ों में बट गए। एक तरफ कौन हुए? नरम दल, और एक तरफ हुए गरम दल, दो भागों में बट गए। फिर से 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, इसमें दोनों एक हो गए। ठीक, यह बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, आपको याद रखना है। तो लॉर्ड कौन हुए इसमें? कौन आंसर कौन होगा? तो लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, तो बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न 68, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करता है? प्रतिष्ठित करता है कौन सा? तो है आपका क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकल थियरी। प्यारे दोस्तों, आपसे भी एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग का जो मतलब सहयोग है वो है यही है कि बस आप वीडियो को आप लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें, और अपने दोस्तों से भी उनको कहें कि सब्सक्राइब करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो पीएससी है ये, और देखिए हम लोग इसमें प्रयासरत हैं किसी तरीके से कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। ऐसा कुछ लालच नहीं है, क्योंकि TRE 1 में मैं नहीं बताना चाहूँगा ज़्यादा, फिर आप कहेंगे कि बड़ाई कर रहे हैं। लगभग 250+ लोगों ने कमेंट किया कि हमारा सिलेक्शन हुआ। आप चाहें तो उस समय हम कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कई लोगों ने फ़ोन किया, इवन कई लोग तो वो जैसे
पेमेंट की मिठाई के लिए भी कई लोगों ने, एक तो भाई वो ये मधुबनी और मुजफ्फरपुर के 2 लोग थे, उन्होंने यहाँ तक कि वो बाकायदा मिठाई पैक करके डब्बा भी भेजा था। तो आप हम लोग चाहते हैं बस प्यार है, और हम लोग कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा 2-1 लोग हैं, वो लोग काम करते हैं तो उन्हीं के सपोर्ट के लिए बस आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और वैसे ज्वाइन कर लेंगे तो उनको थोड़ा लाभ मिल जाए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत में संघीय सरकार को सर्वप्रथम प्रस्तावित कब किया गया था, यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था है उस किस अधिनियम के तहत इसको शामिल किया गया, उस प्रस्ताव में इसको लाया गया। तो जो वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या प्रावधान था, तो संघीय सरकार की स्थापना का प्रावधान था 1935 के तहत। और जो इतना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग इससे 2/3 जो अनुच्छेद है जस के तस वैसे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक, लेकिन संघीय सरकार के प्रस्तावित था लेकिन व्यवहार में कभी लागू नहीं हुआ। सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था, तो स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था, CR दास, PR दास, SN बनर्जी या मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपके CR दास थे, चित्तरंजन दास। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में, याद रखिएगा। और इसमें विट्ठल भाई पटेल भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि किसका प्रभुत्व था, धर्मदल, गरमदल, क्रांतिकारी। तो 1885 से लेकर 1905 तक नरमदल हावी था, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। ठीक, अगला प्रश्न कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू की गई, यानी प्रांतों में, स्टेट्स में दायर की प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू की गई, तो ये हुआ था आपका 1919 की भारत जो शासन अधिनियम है उसमें द्वैत शासन लागू हुआ, और जो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय भी इसमें शामिल किए गए, ये सिद्धांत इसमें लागू हुआ। 73 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण आसान सा जो कि आपको पता होना चाहिए। तो 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में लगभग इसकी स्थापना हुई थी। कब, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, दिसंबर 1885, 2829 में कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 74 असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन दिसंबर 1920 में किया गया था, यानी जो असहयोग आंदोलन है उसका अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया, कहाँ पे किया गया, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या नागपुर। तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक, ये 75 है, आपको इसको मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। एक तरफ लेखक हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। किसने लिखा, राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी है, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक। ठीक, और लाला लाजपत राय की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है यंग इंडिया। एक ही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। ये चारों पुस्तकें बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। आप इसको चाहे तो नोट करके रख लीजिए, काम आएगा आपके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 कि सर्वप्रथम किसने संवैधानिक शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने, जॉन लॉक, स्टुअर्ट मिल, रूसो या मोंटेस्क्यू। तो सर्वप्रथम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करने वाला कौन था, सीमित सरकार की बात करने वाला कौन था, तो था जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 77 अपने मृत्यु शैया पर पड़े हुए किसने कहा था, मैं शीघ्र ही मरने वाला हूँ, महात्मा जी मैं स्वराज देखने के लिए जिंदा नहीं रह पाऊंगा, किसने कहा था, ये कोट है मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, ठीक, इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थापना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कि कौन थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। देखिए वही प्रश्न भी आ गया, नहीं देखिए उल्टा है, गलत बोल दिया। निम्नलिखित में किसी गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु माना,
ये प्रश्न है। महात्मा गांधी होते तो होते, ठीक। तो गोखले ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो महादेव गोविंद रनाडे जी को, MG रनाडे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महादेव गोविंद रनाडे गोखले के गुरु थे और महात्मा गांधी के गुरु स्वयं गोखले थे। और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नामक पुस्तक के लेखक लास्की, ब्राइस या डाइसी है। तो ये है डाइसी, ऑप्शन लॉर्ड ब्राइस बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका BPSC के लिए जो TRE 3 है का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग ज़्यादा समय नहीं है। ये PGT पॉलिटिकल साइंस जिसको आप वर्ग 11-12 के लिए बोल रहे हैं, ठीक, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है जो कि ट्रेंड भी है। और आप चाहते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो 20 स्पीड में करके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आपका स्पीड भी बच सकता है। और भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, ताकि जो 5 ऑप्शन वाला, जो 5 ऑप्शन वाला जो प्रैक्टिस या मॉडल पेपर है उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। वो कुछ हो चुका है, उस पर कुछ काम चल रहा है, उसका भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।